वीडियो के जीएस के टेस्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। तीसरे नंबर टेस्ट में अभी तक आप लोगों ने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। नहीं सॉल्व किया तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको सभी टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैप के साथ, ग्राफ के साथ सब पूरा सॉल्व किया गया है, जो कि आपकी भावी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हम लोगों के चैनल का जो ध्येय है वह यह है कि वीडियो परीक्षा में जो है आपका लक्ष्य है कि 100% सफलता लाई जाए। इसके लिए जीएस का टेस्ट डेली शाम को 7:30 बजे इस पे प्रोवाइड होगा। प्लस आपका हिंदी में भी टेस्ट, हिंदी का जो सेक्शन है 50 प्रश्नों का, उसके लिए भी टेस्ट प्रोवाइड होगा। और एक्सप्लेनेशन आप मैप और ग्राफ के साथ पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और फ्री पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड होगा। टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पहले ICAR के नाम से जाना जाता था। इसका फुल फॉर्म क्या था? द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1929 में हुई थी। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो है ना नाम बदला गया है, नाम परिवर्तित किया गया। नाम परिवर्तन कब हुआ? तो ये 1947 में हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, तब इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नाम दे दिया गया। चलिए, स्थापना की जब भी बात आएगी तो 1929 में हुआ था। अच्छा, कभी अगर ये प्रश्न बनता है कि इसका नाम कम या रीगठन इसको कब से किया गया, तो 1947। नेक्स्ट है, धान में खैरा बीमारी। खैरा बीमारी जो धान में होती है वह किसके कारण से होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आ चुका है। बताइए, खैरा रोग जो है धान में किसकी वजह से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है। और धान की जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं। आप लोग याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है तेजाबी वर्षा, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। अर्थात जो है एसिड रेन किसकी वजह से होता है, यही प्रश्न बनाया गया है। बताइए, एसिड रेन किसकी वजह से होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, इसकी वजह से तो ऐसा होगा नहीं। ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है एसिड रेन होता है। चलिए, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इससे पहले ये बताइए आप कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, 1919 का जो अधिनियम आया था अंग्रेजों के द्वारा, उस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अच्छा, गठन हुआ था 8 नवंबर, डेट भी पूछा गया है, 8 नवंबर 1927 को। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत आया था पहली बार, वो 1928 में आया था। अच्छा, साइमन कमीशन का जो है जोरदार विरोध हुआ था, ये पहले से ही आप लोग जानते होंगे। जम के विरोध इसलिए हुआ था कि इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। साइमन गो बैक का नारा भी पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को रखिए, क्योंकि आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है और यूपी स्पेशल होने की वजह से ये बार बार परीक्षा में बनता है। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। अखिल भारतीय किसान महासभा, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है पहली बार 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पे? लखनऊ में जो है ये आयोजित होता है। और उसके बाद जो है इसमें चूंकि अध्यक्षता भी कई बार पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जो अध्यक्षता की गई थी, यह स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद। और उसके बाद फिर एक प्रश्न और बनता है कि इसमें जो है अग्रणी नेता या ऐसे कौन नेता थे जो महासचिव नियुक्त किए गए थे? तो यह NG रंगा थे। कौन थे?
जी रंगा, यह महासचिव नियुक्त किए गए थे। महासचिव, आप लोग इतना फैक्ट इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न बना है। अध्यक्षता कौन किया था और महासचिव कौन था, इससे भी प्रश्न बना है। पहली बार बैठक कब हुई थी, 1936 में, ये भी प्रश्न बना हुआ है। और कहाँ हुई थी, लखनऊ। तो ये सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, व्हिटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। व्हिटले इंपॉर्टेंट है, बताइए, क्योंकि इसको ना अपने क्षेत्र का ऑस्कर भी कहा जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण, अर्थात ये पर्यावरण का ऑस्कर भी माना जाता है। पर्यावरण का ऑस्कर पुरस्कार, पर्यावरण का ऑस्कर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो बताइए, देखिए, फ्रांसवा बार्नियर। कौन, फ्रांसवा बार्नियर। यह जो है एक चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सही जवाब क्या होगा, बर्नियर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, ये किसके दरबार में आया था, यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यह शाहजहां के, किसके, शाहजहां के। देखिए यहाँ पे शब्द सीधा बर्नियर करके बना है, इसलिए ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि यह कहाँ का यात्री था। यह यात्री था और यह फ्रांस का यात्री था। कहाँ का, फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए डेट आप लोग याद रखिए, 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में एक बैठक होती है। मॉन्ट्रियल है कहाँ पे, कनाडा में। कनाडा में एक बैठक होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है कि ओजोन छिद्र जो बन रहा है, ओजोन को जो जो नुकसान, हानिकारक गैसें जो नुकसान पहुँचा रही हैं, कौन सी हानिकारक गैस है, कई बार पूछा जा चुका है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उन गैसों के उत्पादन पे पूरी तरह रोक लगाया जाए। ये कहाँ पे उत्पादित होकर, ये प्रयोग कहाँ होती थी CFC गैसें, ये आपको पता होगा, रेफ्रिजरेटर जो थे, AC वगैरह बनते थे, उसमें प्रयोग होता था। प्रशीतक के रूप में ये ठंडा करने के लिए प्रयोग होता था। ये गैसें इतनी हानिकारक थी, ये ओजोन क्षेत्र को प्रभावित करती थी। उसीलिए यह बैठक हुई। वहाँ पे जो है 22 से अधिक देशों ने, 33 देश लगभग थे, माफ़ कीजिएगा, 33 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और वो सहमति व्यक्त करते हैं कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट आप मैच करके पढ़ेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। कौन सा, ओजोन, कई बार आ चुका है परीक्षा में। ओजोन दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन लागू हुआ था। तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओजोन को O3 से निरूपित करते हैं। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके लिए हम लोग मैप देख लेते हैं। मैप पहले से ही हम ढूंढ के लगाए हैं। देखिए ये क्या है, ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। किसका, गंगा का, यमुना का। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा दामोदर रिवर। कौन सी है ये दामोदर रिवर है। और यह कहाँ से निकल रही है, ये एरिया कौन सा है, ये लगभग आप समझ सकते हैं छोटा नागपुर एरिया से निकल रही है। अच्छा, दामोदर नदी जाके किस में मिल रही है, तो देखिए ये है हुगली नदी आपकी। हुगली में जाके ये मिल जा रही है, प्रवाहित हो रही है वहीं से। अब दामोदर कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न एक बार पहले भी बन चुका है, तो आप इसे याद रखिए। छोटा नागपुर से निकलती है और जाके कहाँ पे मिल रही है, हुगली में। इसके ऊपर देखिए मयूराक्षी नदी भी है। तो ये मैप मैं साइड में लगा देता हूँ, आप लोग जो PDF डाउनलोड करेंगे तो एक बार देख लीजिएगा सभी का एक आउटलाइन लोकेशन। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बना है, आप ध्यान देंगे तो कहाँ कहाँ के फैक्ट दिए गए हैं। तिब्बत से आप समझ रहे हैं इंडिया के बाहर पहुँच गया, तो सीधी बात है ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, इतना हमको याद भी नहीं करना। छोटा नागपुर पठार अगर आप नहीं जानते भी तो इसको होल्ड रखिए। नैनीताल के पास से तो आप देखिए उत्तराखंड साइड में तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं जो आपका गंगा रिवर है, गंगा रिवर ये गई है, इसके ऊपर से तो आया नहीं है, ये नीचे से आ रही है। तो इसका मतलब बस मैप पे हल्का सा आपका लोकेशन याद रहे ना, बस आसानी से प्रश्न बन सकता है। और सामेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से तो ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार से। अच्छा, दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का जो है शोक भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। मगध की, देखिए आपके जो महाजनपद हैं, टोटल कितने, 16 महाजनपद हैं। 16 जनपद महाजनपदों में से आप मैक्सिमम प्रयास कीजिए सबकी राजधानियाँ याद कर ले। अगर सबकी नहीं हो पा रही हैं, आपके पास समय कम है, तो आप तुरंत यूपी में शिफ्ट करेंगे। यूपी में टोटल 8 हैं, ये भी याद रखिए। यूपी में कितने महाजनपद हैं, 8 महाजनपद हैं। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। महाजनपद कब पूछा गया था, पिछले वर्ष जो है यूपी पीसीएस के प्रश्न में, यूपी पीसीएस के प्री के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि यूपी में कितने महाजनपद थे। तो टोटल 8 महाजनपद थे। इन 8 को तो आप अच्छे से ज़रूर याद कर जाइएगा, उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी और कौन से महत्वपूर्ण उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं। तो अब देखिए 8 महाजनपद हैं, उसी में से आप मगध सबसे स्ट्रांग, 16 महाजनपदों में मगध जो है काफ़ी स्ट्रांग महाजनपद माना जाता था। इसी की राजधानी पूछी जा रही है। तो आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा मगधीरा, मगधीरा मूवी आपने देखा होगा, उसी से आप याद कर लीजिए, ये भूलेंगे कभी नहीं। मगधीरा, मगध से ये हो गया, रा इसी में लगा दीजिए, मगधीरा, तो हो गया राजगिरी। तो क्या हो गया, सही जवाब बना ऑप्शन नंबर सी, मगधीरा। मगध की राजधानी राजगिरी थी। चलिए नेक्स्ट है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह कौन से हैं। देखिए कपास का जो उद्योग होता है वह कच्चे मालों पर आश्रित होता है, लेकिन ये कई बार बन चुका है प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उसका वजन है वो ह्रास होता है कि नहीं। भार ह्रास मूलक पे आधारित होता है, भार वृद्धि पर, या भार सम मूलक पर। देखिए होता क्या है कि इंडस्ट्री मान लीजिए कोई यहीं लगाया गया, अब यहाँ पे उत्पादन हो रहा है उस वस्तु का, खेत से उत्पादन होगा या तो खनन से होगा, तो वो चीज़ें उत्पादित, यहाँ उत्पादन हो रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री। अब ज़्यादा दूर रहने से या नज़दीक रहने से कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये देखा जाता है कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उसको अगर इंडस्ट्री बहुत दूर है तो ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि अगर पता चला कि लास्ट प्रोडक्ट हमको बहुत हल्का मिल रहा है जबकि जो हम रॉ मटेरियल पैदा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसमें से बहुत कचरा या बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके हमें बाहर निकालनी पड़ती हैं, तो इसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है, वजन ह्रास होता है। वजन ह्रास होने की वजह से नज़दीक में इंडस्ट्री लगानी ज़रूरी होती है कि ज़्यादा नज़दीक रहेंगी तो ट्रांसपोर्ट खर्चा कम आएगा। लेकिन जो कपास होता है वो जितना निकलेगा उससे उतने ही धागे बनेंगे और उससे उतने ही कपड़े बनेंगे, तो समभार मूलक ये एक उद्योग होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री आप चाहे उसके जहाँ कपास पैदा हो रहा है उसके बगल में आप लगाइए, चाहे इंडस्ट्री आप दिल्ली में ले जाके लगाइए, चाहे आप कहीं और दूसरी जगह लेके जाइए, आप वहाँ पे जितने धागे बनाएंगे उतने ही कपड़े आपके तैयार होंगे, वजन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर सी, भार सम मूलक उद्योग है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। देखिए इसके लिए आइए मैप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है बंदीपुर, कौन सा, ये है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है, आप देखेंगे ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ये कर्नाटक है और नीचे जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पे अवस्थित है। उसके बाद और भी 2 एक महत्वपूर्ण है साउथ के, उन्हें भी देख लीजिए। देखिए ये क्या है, मुदुमलाई, मुदुमलाई क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये टोटल तमिलनाडु में है। पेरियार नेशनल पार्क, ये पेरियार कहाँ पे है, केरला में है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, साउथ में कई बार इनसे प्रश्न बना है। बंदीपुर जो है वो अकेले एक राज्य में न अवस्थित होकर 2 राज्य में है। कौन कौन से 2 राज्य, एक कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु। प्रश्न बनाने का उनका मेन टारगेट यही था। तो आप लोग एक बार मैप पे देख चुके हैं तो उम्मीद है अब वापस से नहीं भूलेंगे। तो बताइए सही जवाब क्या बनेगा, बांदीपुर जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र, यही जो है 1 से अधिक राज्यों में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। बताइए। देखिए ऐसे फैक्ट कहीं आपको मिलते हैं तो प्रश्न बनाना एक अच्छी कला होती है, बहुत अच्छे फैक्ट ढूंढ के प्रश्न बना जाते हैं और अगर आप प्रश्नों से याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, आपको नहीं भूलेंगे। देखिए जात की बात की जा रही है तो जात की बात पे सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है और सबसे अच्छे कथन किसके हैं तो वो हैं नानक जी के, नानक के, और उन्हीं का ये कथन है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा, उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अधिकांश मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में होती हैं। बताइए मौसम से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं वो कौन से वायुमंडल की परत में होती हैं, तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें, क्षोभ मंडल में। आप लोगों को पता भी होगा क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है। और अच्छा ये
ओजोन कहाँ पे अवस्थित होता है? तो पहला मंडल आप लोग खुद ही देख रहे हैं कौन सा है, ओजोन मंडल। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि ओजोन मंडल में ओजोन होता है, या इसे ही समताप मंडल या हाँ समताप मंडल भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सब चीज़ें आप लूसेंट की बुक या कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक जो आप लोग रखे होंगे जीके के रूप में, उसमें ज़रूर आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न 2-4 प्रश्न तो ऑटोमेटिक बनना तय है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए। देखिए आपको मैप पे ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मैप है, और यह मैप कहाँ का है? कनाडा से लगा हुआ बॉर्डर है। ये कनाडा है, इसके ऊपर का क्षेत्र, और इसके नीचे का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये नीचे का क्षेत्र ये कनाडा है पूरा, और नीचे का जो क्षेत्र है ये है यूएसए अर्थात अमेरिका, और ऊपर का कनाडा। इसी के बीच में एक है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो आप देख रहे हैं, ये लेक सुपीरियर महत्वपूर्ण लेक है, और यही ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, आप लोग याद रखिए। अच्छा, इसके बॉर्डर पे जितने भी अवस्थित लेक हैं सब के सब पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी झील जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे अवस्थित हैं। तो टोटल आप लोग इन्हें याद रखिए, टोटल 5 हैं। देखिए पहला है लेक सुपीरियर आता है, दूसरे नंबर पे आता है लेक मिशिगन, उसके बाद फिर आता है लेक हुरान, फिर आता है लेक ईरी, और उसके बाद ओंटेरियो। आप 5 के पाँचों याद रखिए, और पांचों में से एक महत्वपूर्ण है जो कई बार प्रश्न बना है कि कौन सा टोटली यूएसए में अवस्थित है, तो वो है लेक मिशिगन। मिशिगन आप देखेंगे ये पूरी तरीके से यूएसए अर्थात अमेरिका में अवस्थित है, बाकी सभी बॉर्डर पे अवस्थित है। यह भी प्रश्न बन चुका है। और सबसे बड़ी ताजे पानी की यह कौन सी है? यह है लेक सुपीरियर। चलिए, हम लोगों से ताजे पानी की पूछा भी जा रहा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो कौन से दौर से गुजर रही है? बताइए। स्थिर जनसंख्या, देखिए स्थिर तो है नहीं, विश्व में हम लोग नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, तो स्थिर की कोई बात ही नहीं है। सतत वृद्धि, हाँ वृद्धि तो हो रही है। तीव्र उच्च विकास, तीव्र या बहुत तेज हो रहा है, पहले इतना तेज नहीं होता था, जी नहीं, ये गलत है। निश्चित रूप से गिरने की प्रकृति के साथ उच्च वृद्धि दर जो है अवस्थित है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन हम लोगों का अच्छा बढ़ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा और डेवलप हुआ एजुकेशन, और आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जो एजुकेट लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, सब हम दो हमारे दो किनारे लगभग फॉलो कर रहे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अभी काम बहुत बाकी है और उसको करना है, और देश को मजबूती बनाने के लिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, जनसंख्या घनत्व, और उत्तर प्रदेश के जिले पहले नंबर पे न्यूनतम होगा, दूसरे नंबर पर अधिकतम। आप लोग इसे हमेशा ध्यान रखिए, अंडरलाइन मान लिया करिए। पहले न्यूनतम होगा, दूसरे नंबर पर अधिकतम। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो न्यूनतम में तो आपका आएगा ललितपुर, और अधिकतम में आएगा गाजियाबाद। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ललितपुर न्यूनतम और गाजियाबाद मैक्सिमम। यूपी का जो जनसंख्या के डाटा हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम, फिर से अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ पे है, उसके बाद सबसे कम कहाँ पे है? तो देखिए सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम श्रावस्ती में। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है, अर्थात किस राज्य में अवस्थित है? तो आइए इसके लिए हम लोग मैप देखते हैं। देखिए ये पूर्वोत्तर का मैप है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, और यह राज्य आप देख रहे होंगे, ये कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही आप देखेंगे, आपको दिखेगा नामफुक कोयला क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं यही कोयला क्षेत्र अवस्थित है। पूरी तरीके से कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यह एक से अधिक बार प्रश्न बन चुका है। तो आप लोग मैप पे थोड़ा सा एक बार
हल्की निगाह जरूर लगा लीजिएगा। इसीलिए मैप लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे आप एक दो बार देखे रहेंगे ना, आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप शब्दों से रटने का प्रयास करेंगे तो ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे टेस्ट पेपर जो कराया जा रहा है ना, उसका मेन टारगेट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैप पे कराई जाएं, जिससे आप लोग आसानी से आपको याद रहे और आसानी से परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पंचायती राज प्रणाली महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। तो बताइए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इसमें सरकार 3 श्रेणियों की होती है। तो जी हाँ, सही है। आपको पता होगा कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे 3 श्रेणियाँ होती हैं। सही है। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ये शब्द हूबहू लिखा गया है, आप लोग याद रखिए। यह भी सही है, पूरी तरीके से सही है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही, न्याय की बात की जा रही। उसके बाद फिर जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो यह भी पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं में तीनों चीजें समाहित हैं। चलिए, नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है। किसका विषय है? कई बार आ चुका है परीक्षा में प्रश्न। बताइए, पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के, राज्य के या समवर्ती सूची में है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार आ भी चुका है। बताइए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 1976, 75 के जस्ट बाद 76। आप आसानी से याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। 76वां संविधान संशोधन था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का लोकेशन कहाँ पे है? भाग कौन सा है? तो देखिए, भाग 4 में अवस्थित है। भाग 4 क कौन सा है? भाग जो है भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको समाहित किया गया है। और इसका अगर आर्टिकल भी कई बार पूछा गया है, आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है वो 51A है या 51 क। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई। लगभग मौलिक कर्तव्य के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बाय द वे, आप सोचिए कोई ऐसा सिचुएशन बन गया है कि राष्ट्रपति जी नहीं हैं, उपराष्ट्रपति जी कहीं बाहर विदेश के दौरे पे चले गए हैं, दोनों पोजीशन खाली है, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश कहाँ के हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें ही माना जाता है। वही जो है राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति, शब्दों को तोड़िए, आसानी से आपको उत्तर मिलेगा। इंद्रधनुषी मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग। तो अर्थात रंगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो जितने ज़्यादा रंग उतनी ज़्यादा क्रांति। तो इसमें देखिए, हरित क्रांति भी समाहित होगा, श्वेत क्रांति भी और नीली क्रांति, सभी क्रांति मिलकर क्या बनेंगे? इंद्रधनुषी क्रांति। तो सही जवाब क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान कौन लाया था? यह प्रश्न बनाया गया है, बताइए। देखिए, रोलिंग प्लान लाने का पूरा श्रेय जो है जनता पार्टी सरकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जनता पार्टी सरकार को। यह अस्तित्व में आई, इसने रोलिंग प्लान लागू किया। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये भी पूछा गया है कई बार प्रश्न। तो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। चलिए, नेक्स्ट, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। त्रिआयाम अर्थात 3D चित्र, आप लोग जानते होंगे। 3D चित्र का जो प्रयोग बनाया जाता है, उसमें लेजर की सहायता से जो प्रयोग किया जाता है, उसको क्या, उस विधि को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे होलोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। नेक्स्ट है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। थर्मस के बोतल आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? यही पूछा जा रहा है प्रश्न। तो उसमें रजत परत चढ़ाई जाती है। किसकी? रजत की। रजत को क्या बोलते हैं? चांदी। चांदी की परत चढ़ाई जाती है।
जिससे टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। चलिए नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। टमाटर का जो रंग होता है पकने के बाद लाल हो जाता है, उसका कारण पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या कारण है टमाटर के लाल रंग होने का। तो टमाटर के लाल रंग होने का मेन कारण लाइकोपीन है। क्या है? लाइकोपीन। अच्छा, एक फैक्ट और आप लोग याद रखिए, तरबूज आप लोग खाए होंगे। तरबूज में भी जो लाल रंग यहाँ पे अवस्थित होता है वह किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन की वजह से होता है। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, कैप्सिसिन। कैप्सिसिन क्या है? कैप्सिसिन आपको पता होगा कि यह मिर्च का तीखापन, किसका है? मिर्च के तीखेपन के लिए जिम्मेदार है, तीखेपन के लिए। अच्छा, एक फैक्ट और वहाँ तक, मिर्च का जो कलर होता है वह किसके जिम्मेदार, उसका कौन होता है? तो मिर्च का जो रंग होता है, रंग का कारण कैप्सेंथीन होता है। क्या होता है? कैप्सेंथीन। यह क्या है? यह मिर्च का रंग, अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये से चीज़ें मैच करा के आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेंगे। नींबू खट्टा, नींबू जो खट्टा होता है वह किसके कारण से होता है? कौन सी एसिड उसमें उपस्थित होती है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? बहुत ईजी प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। तो ये होगा साइट्रिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? साइट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? ये टमाटर और इमली वगैरह में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका, आपको पता होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे बोलते हैं, आपको पता है कि ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है जल के रूप में। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? पहले भी आ चुका है प्रश्न, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4H2O। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट। कल के पेपर में यह भी प्रश्न हम लोगों ने देखा था। ये चूंकि एक्सप्लेनेशन में था इसलिए आप लोग याद रखिए, ये फैक्ट बन रहे हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन देखना आपको बहुत आवश्यक होता है। हाइड्रोफाइट कौन सा पौधा होता है? एक जलीय पौधा। कौन सा पौधा? जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी टेस्ट पेपर आप लोग देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कितना आसानी से सभी टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं और कंसेप्ट से सभी प्रश्न आसानी से बनते जा रहे हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? देखिए लैंगिक जनन से जो आनुवांशिक विचरण होगा वह जीन के सम्मिश्रण से अर्थात ब्लेडिंग से होगा, और क्रोमोजोम में बदलाव होता है उससे भी होता है, और जीन के मिश्रण जो है सफिंग से भी होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तीन के तीनों जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान के खेत से, देखिए कभी कभी प्रश्न ध्यान से देखना जरूरी होता है, और ख़ास करके तब जब आप देख रहे हैं उपरोक्त सभी का ऑप्शन लगा हो। धान का इतना बड़ा खेत है, उसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी है, तो आप अलर्ट हो जाइए। नहीं तो नॉर्मली आप देखे होंगे ऐसे प्रश्न का हमेशा उत्तर मीथेन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो गैसें दी गई हैं वो भी गैसें कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में धान के खेत में ज़रूर उपलब्ध होंगी। तो ईथेन भी निकलता है, मीथेन तो निकलता है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। नाइट्रोजन भी थोड़ी बहुत निकलती है। तो टोटल क्या होगा? उपरोक्त सभी गैसें जो है धान के खेत से निकलती हैं। नेक्स्ट है फसल रोलिंग विधि, क्रॉप लॉगिंग मेथड है। इस मेथड से क्या किया जाता है? बताइए। देखिए फसलों के उत्पादन के लिए जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का जो विश्लेषण कहते हैं उसे फसल लॉगिंग विधि कहते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। और एक पुराना मेथड यहाँ पे लग गया, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन सही है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखिए साम दाम दंड भेद चाहे जैसे सही होना चाहिए, जॉब चाहिए, तो ये नहीं है कि हमको एग्जैक्ट आता है वहीं तक जाएं। देखिए जब आपका कंसेप्ट लग रहा है ना, आपको अंदर से बीट कर रहा है कि नहीं ये ऑप्शन सही होगा लग रहा है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क है तो इश्क है, नहीं तो कुछ नहीं है। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? फल पकाने में जो है अगर कोई सहायक हार्मोन है वह कौन सा है? पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो बताइए कौन सा हार्मोन है? इथिलीन। इथिलीन जो है हार्मोन, यह फल पकने में सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में कौन सा जो है खेती
जो है अच्छी खासी पैदावार देती है? कौन सी उपज अच्छा पैदावार देता है? तो बताइए। काली मिट्टी के लिए तो काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक पैदावार होता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है, आईसी चिप के द्वारा बनाया गया था, यह कौन सा था? तो बताइए। IBM 1620 था। कौन सा था? IBM 1620। यहाँ पे IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया था, पहली बार जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? करंट अफेयर में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, महत्वपूर्ण है। तो स्पेस शटल में, किस में प्रयोग होता है? स्पेस शटल में। देखिए, कम तापमान में अगर कोई इंजन कार्य करता है, कम तापमान में चलने के लिए बनाया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। आप लोग ये लाइन जरूर याद रखिएगा, कम तापमान का इंजन। अच्छा, यह भारत के पास है? हाँ, यह भारत ने इसको इसरो के द्वारा बनाया गया है। यह कब का बना है? तो 1998 में, 1998 में इसका निर्माण हो चुका है। अच्छा, इसमें ईंधन का प्रयोग कौन कौन से, किस चीज़ से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? बताइए। यूवी किरणें, यूवी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? बताइए। देखिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? नहीं। तो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है उसे इलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यह तो जिम्मेदार है ही, साथ में अगर मीथेन लग जाएगी तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। कहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए कहाँ कहाँ पे एग्रो पार्क है? हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में। तो देखिए, चार के चारों जगह, कहाँ पे? चार के चारों जगह जो है एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण की बात की जा रही है। देखिए, जो इंदिरा गांधी जी थी उनके समय में 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। अच्छा, ये पहला था। दूसरा जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि वहाँ से भी उनके द्वारा भी किया गया था। अटल जी के द्वारा सेकेंड हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1998 में। 1998 में पोखरण में ही सेकेंड वाला भी हुआ था। तो सही जवाब पहला पूछा गया, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 को। नेक्स्ट है वर्ष 2060 तक शुद्ध जो है शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? 2060 तक, वर्ष याद रखिए, महत्वपूर्ण है। बताइए। देखिए, इसमें इंडिया नहीं है, इसीलिए प्रश्न भी बनाया गया है। तो 2060 तक सऊदी अरब का लक्ष्य रखा गया है। सऊदी अरब ने लक्ष्य रखा है 2060 तक। अच्छा, यहाँ पे अगर भारत की बात की जाए तो भारत कब तक लक्ष्य रखा है? भारत 2070 तक लक्ष्य है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोग यहीं से देखिए एक बार और याद रखिए। बताइए। देखिए, इस पुस्तक के लिखने का जो श्रेय दिया जाता है तो अरविंद नारायण मिश्र और अतुल चंद दोनों लोगों को दिया जाता है। तो इसमें सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, लेकिन आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए कि ये दोनों लोग मिलके लिखे हैं। चूँकि ऑप्शन में ए और बी कहीं नहीं लिखा गया है, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो ये पुराना फैक्ट है, फिर भी आप लोग जानते रहिए कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया गया? पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट है। अयोध्या कैंट कहाँ पे रखा जाएगा? देखिए, अयोध्या
में तो होगा नहीं, मुगल सराय में भी नहीं होगा, तो ये कहाँ पे, फैजाबाद में ही अयोध्या कैंट बनाया गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो यह पुस्तक जो है सौरभ गांगुली जी की है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे कैप्टन थे हमारे देश के, तो इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनाया जाता है। आधुनिक क्रिकेट जो इस समय चल रहा है, कि देखते हैं कि इस समय के क्रिकेट में कितना क्रेज है, कितना मतलब प्लेयर्स जो है वो डरते नहीं, चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी कंट्री के हों। तो ये सब चीज़ें सौरभ गांगुली जी के काल से ही शुरू हुई हैं। नहीं तो इसके पहले इंडिया एकदम बहुत साधारण क्रिकेट खेलता था, कोई इसको मारता पीटता भी था, तो बॉल से, आपको पता है पहले बॉलिंग से अटैक भी होता था, तो वो सब चीज़ें भी झेलने को मिली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। यह कहाँ पे हुआ था, बताइए। तो यह गुजरात में। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ था, पुराना फैक्ट है। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विशेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह भी पुराना फैक्ट है। तो यह नागपुर में किया गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। करंट अफेयर के थोड़े पुराने प्रश्न इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि करंट अफेयर की टोटल सीरीज चलेगी 500 से अधिक प्रश्नों की, जहां पे आपको पूरे साल भर के करंट अफेयर यहां पे मिल जाएंगे। देखिए, वीडियो के लिए पूरी तरह की फ्री और मैं बेस्ट, जहां जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पे आपको इस चैनल पे चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको जैसा भी लगता है आप लोग कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा, कुछ नई चीज़ें अगर ऐड करनी है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।